हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो अब हम लोग चलेंगे, बहुत फास्ट रिवीजन करते हैं इसका पर्यावरण का। लगभग 250 क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आपको तो ये यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो भी एग्ज़ाम है 21 को लेखपाल का, उसमें भी क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि क्या है कि जीव और उसके चारों ओर की भौतिक और जैविक दशाओं व उनकी अंतःक्रिया के सम्मिलित रूप को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में क्या कहा जाता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, पर्यावरण कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। अब चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किन दशाओं का सम्मिलित रूप है? तो किन दशाओं का सम्मिलित रूप है पर्यावरण? भौतिक, जैविक और उनके साथ होने वाली अंतःक्रिया। ठीक, भौतिक हो गया कि मतलब जैसे स्थल हो गया, जल हो गया, सब जितनी भी चीज़ें आपको दिखाई दे। और जैविक हो गया पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव जंतु, मनुष्य, जानवर, ये सब चीज़ें। और उनके साथ होने वाला इंटरेक्शन, अर्थात भौतिक, ये भी हो जाएगा भौतिक एवं जैविक दशाएं व उनके साथ होने वाला अंतःक्रिया। आंसर नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि धर्म, नैतिकता, प्रथाएं और विधि पर्यावरण के किस संगठक के अंतर्गत आती हैं? बताओ। भौतिक के अंतर्गत तो आएगी नहीं, जैविक के अंतर्गत तो आएगी नहीं, अजैविक के अंतर्गत भी नहीं है भाई। प्रथाएं, नैतिकता, धर्म, ये सांस्कृतिक संगठक होगा। डी, आंसर नंबर 3। ये कर लीजिए, कर लेना, इसको बहुत ज़रूरी है और क्वेश्चन आएंगे, निश्चित ही आ जाएंगे। भी 21 को लेखपाल का ना, आप देखेंगे इसी में सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे लगभग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ई क्लोरोटिका नामक समुद्री घोंघा, देखो इस समुद्री ई क्लोरोटिका जो है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इस समुद्री घोंघा है, अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल किससे प्राप्त करता है? ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो ये समुद्री घोंघा है तो क्लोरोफिल किससे प्राप्त करता है? तो इस शैवाल से प्राप्त करता है। आंसर नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि झील के किनारे का वह छिछला जल क्षेत्र जहाँ प्रकाश पूरी तरह पहुँच जाता है क्या कहलाता है? विलांचल क्षेत्र, गहरा क्षेत्र, सरोजाबी क्षेत्र, नित स्थल क्षेत्र। बताओ क्या क्षेत्र कहा जाता है? पांचवा का आंसर क्या होगा? इसको कहा जाता है बिलांचल क्षेत्र, लिटोरल जोन इसको कहा जाता है। झील के किनारे का छिछला जहाँ प्रकाश पूरी तरह यहाँ पहुँच जाता है तो बिलांचल क्षेत्र हो गया। ये जान लीजिए, प्रकाश जहाँ पहुँच जाए तो बिलांचल क्षेत्र हो गया। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? झील के उस क्षेत्र को क्या कहते हैं जहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है? अब देखो प्रकाशित तो होगा नहीं, बिलांचल भी नहीं होगा। अब इसमें से ए और सी में हो सकता है, कौन सा होगा? हो जाएगा गहरा क्षेत्र, सी। क्वेश्चन नंबर अब 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7, निकेत की संकल्पना वर्ष 1917 में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? निकेत यानी जोसेफ ग्रीनेल के द्वारा, अर्नेस्ट हाइकल के द्वारा, कि जोसेफ ग्रीनेल के द्वारा, कि एजी टांसले के द्वारा, कि ईपी ओडम के द्वारा, और सभी किसी न किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो निकेत की 1917 में जोसेफ ग्रीनेल के द्वारा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मैत्रीपूर्ण उत्पादों के लिए इको मार्क योजना कब शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था
सी 1991 ईस्वी में, 1991 में शुरू किया गया था। देखो अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, नगरीय क्षेत्रों में नगर उष्मा द्वीप अर्बन हीट आइलैंड बनने का मुख्य कारण क्या है? यही होगा बी हो जाएगा ये, कंक्रीट संरचनाओं द्वारा सूर्य तप का अधिक अवशोषण। 9वां का बी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बहुत जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेना है। सतत विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करता है। यह परिभाषा किस रिपोर्ट में दी गई थी? एजेंडा 21 में दी गई थी, जोहान्सबर्ग रिपोर्ट में, कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट में, कि रियो सम्मेलन रिपोर्ट में दिया गया था? जल्दी बताओ किस में दिया गया था। तो ये हो जाएगा ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987। इस रिपोर्ट का क्या नाम था? आवर कॉमन फ्यूचर इसका नाम था। ठीक, आवर कॉमन फ्यूचर। अब चलते हैं मतलब संसाधनों का आप ऐसा यूज करिए, जैसे संसाधनों का कि जो हमारी पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है, ऐसा यूज करिए कि उसको भी मिले। ऐसा ना हो कि उसको ना मिले, आप सारा चीज़ ख़त्म कर डालिए जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्स है। चलो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चल देते हैं 11 पे। 1969 1869 1869 में पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो 1869 में किसने किया था? अर्नेस्ट हैकल ने। आंसर नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट हैकल। ठीक, 11 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, अर्नेस्ट, यानी पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हैकल। ठीक, अब देखो इकोलॉजी था वो, अब ये इकोसिस्टम है यानी पारिस्थितिकी, हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग 1935 में किसके द्वारा किया गया था? 12वां है क्वेश्चन। तो इसको किया गया था एजी टांसले द्वारा। पारिस्थितिक तंत्र एजी टांसले द्वारा, पारिस्थितिकी अभी हम लोग पढ़े अर्नेस्ट हैकल द्वारा, और जोसेफ ग्रीनल ने तो किया ही था नीचे का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में 10% का नियम किसने दिया था? इसको दिया था लिंडमैन ने। 13वां है, लिंडमैन ने दिया था 10% का नियम। यही है कि एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ऊर्जा जाएगी। ठीक, जैसे मान लीजिए ऊर्जा गई पेड़ पौधे से अगले में, तो 10% जाएगी। ये है 100 यूनिट है, अगर मान लीजिए तो 10 ही जाएगी। फिर अगले से जिसने पेड़ पौधों को खाया होगा उसमें से उसका 10% जाएगा, बाकी 90 नष्ट हो जाएगा। इस तरीके से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लिंडमैन के नियम के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर कितनी ऊर्जा हस्तांतरित होती है? तो 10% होती है। 14 सी हो जाएगी, 14 का सी हो जाएगा आंसर। चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर। उच्च वर्षा यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले अमेजन और सुंदरबन किस प्रकार के वन पारितंत्र के उदाहरण है? बताओ। ये हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। 15वां का बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16 लिखा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नामक जीव भारत के किस पारितंत्र में पाया जाता है? ये हो जाएगा सी, थार मरुस्थल पारितंत्र में। 16 का सी हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर ये 17, पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? तो सौर विकिरण है, सभी जानते हैं। 17 का बी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। शुद्ध प्राथमिक उत्पादन NNP ज्ञात करने का सही तरीका क्या है? शुद्ध, ठीक, तो ग्रॉस में से क्या हम शोषण घटा देंगे? 18 के बी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक, जैसे पूरा जो हुआ प्राइमरी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन हुआ, उसमें से जब हम श्वसन घटा देंगे भाई, ऊर्जा घटा देंगे, जब श्वसन घटा देंगे तो शुद्ध निकल जाएगा, ये GPP माइनस श्वसन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, ईपी ओडम के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा निम्न उत्पादकता वाला क्षेत्र है, बताओ। गहन कृषि क्षेत्र, जलोढ़ मैदान तो भैया आर्द्रवन तो है ही है, ये सब तो उत्पादकता वाले क्षेत्र है। 19 का बताना है आपको क्या होगा, है ये हो जाएगा गहरे सागर, सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है गहरा सागर। अब हम लोग चलते हैं, हम तो ये घास टिड्डा पक्षीबाज किस प्रकार की खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है, तो अपरद चारण खाद्य श्रृंखला को, सी, 20 का सी हो जाएगा, चारण खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। अब लोग चलते हैं 21, उथले उथले समुद्रों को लगभग कितनी ऊर्जा अपरद खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवाहित होती है, मतलब उथले समुद्रों की कितनी ऊर्जा अपरद खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवाहित होती है, तो हो जाएगा 80%। ठीक, अपरद खाद्य श्रृंखलाओं में प्रभावित होती है उथले समुद्र की। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर क्या है 22 क्या है, अनिम्नीकृत प्रदूषकों का जीवों के उत्तकों में जमा होना क्या कहलाता है, उत्तकों में जैव आवर्धन या जैव संचयन। तो 22 का भाई संचय हो रहा है तो संचयन होना चाहिए, संचय हो रहा है, जैव संचयन हो जाएगा। ठीक, डीडीटी किस प्रकार का प्रदूषक माना जाता है जो कैंसर का कारण बन सकता है, ये अस्थायी प्रदूषक प्राकृतिक अस्थायी विषैला कीटनाशक है। आंसर नंबर 23 का डी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो ऊर्जा का पिरामिड, ऊर्जा का मिनट क्या होता है, सदैव सीधा होता है। आंसर नंबर बी 24 का हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग चलते हैं 25 पर। 25 क्या है, जलीय पारितंत्रों में बायोमास का पिरामिड। ठीक, जलीय पारितंत्रों में बायोमास का पिरामिड क्या सदैव उल्टा होता है, सदैव उल्टा होता है। ठीक, बायोमास का कह रहा है पिरामिड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि वैसी अन्योन्य क्रिया जिसमें एक जाति को तो लाभ होता है और दूसरी जाति अप्रभावित रहती है, इसको कहते हैं सहभोजिता। सहभोजिता हो जाएगी, जिसमें एक को लाभ होगा, एक को तो लाभ होगा लेकिन दूसरा अप्रभावित रहेगी, ये इतना ना उसको लाभ होगा ना नुकसान होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, लिखा निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय चक्र का उदाहरण है, बताओ। फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र, कैल्शियम चक्र है, नाइट्रोजन, इसमें गैस कौन सा है, ये नाइट्रोजन चक्र, ये गैसीय चक्र का उदाहरण है, दिखाई पड़ रहा है ना। ठीक, अब चलो क्वेश्चन नंबर 28 क्या, धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए यानी नाइट्रोजन स्टेबलाइजेशन के लिए उत्तरदायी साइनोबैक्टीरिया कौन सा है, बताओ। तो धान के खेत में एनाबिना, ये आंसर हो जाएगा एनाबिना। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 पर हम लोग आ गए हैं। दलहनी पौधों की जड़ों में सहजीवन द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन सा है, इसमें हो जाएगा दलहनी पौधों में राइजोबियम। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। फ्रैंकिया नामक जीवाणु किन पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण ग्रंथिका बनाता है। फ्रैंकिया नामक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, किन पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण ग्रंथिका बनाता है, तो कैजुराइना और एलनस में, बी आंसर हो जाएगा कैजुराइना और एलनस ने। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 31 क्या है, सॉरी 31 क्या है कि आधुनिक वर्गीकरण की नींव किस पुस्तक को माना जाता है। आधुनिक वर्गीकरण की नींव किस तो माना जाता है, ये बी सिस्टेमा नेचुरी को। आंसर नंबर बी हो जाएगा 31 का। ठीक, चलते हैं क्योंकि 250 क्वेश्चन करना 255 कुछ क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं कि 1889 में 1859 में 1859 में प्रकाशित द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा आंसर सी चार्ल्स डार्विन हो जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं कि
बायोडाइवर्सिटी बायो शब्द का पहली बार औपचारिक प्रयोग 1985-86। एक होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी। तो 1885 1985-86 में किसने किया था? तो इसने किया था वाल्टर जी रोसन ने किया था बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग। वाल्टर जी रोसन ने किया था। और अभी तो डार्विन को बताया ही ये पीछे इन्होंने क्या लिखा था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा था, 1859 में लिखा था। अब बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया था? वाल्टर जी रोसन ने किया था। अब देखो, जैव विविधता का जनक, क्वेश्चन नंबर 34 है, जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है? तो ईयू विल्सन को कहा जाता है। जैव विविधता का जनक ईयू विल्सन को कहा जाता है। आंसर नंबर बी। अब हो जाता है कि क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी को किस सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था? बताओ किसमें अपनाया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये अपनाया गया था अर्थ समिट 1992 को रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, यानी सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी को इसी सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपको कई बार बता चुका हूँ कि 2002 में पारित किया गया था और 2003 में इसको लागू किया गया था। दोनों में अंतर है, पारित तो 2002 में किया गया था, लागू 2003 में किया गया था। अब भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो ऑप्शन है उसके अनुसार 107 है, परंतु ये घटती बढ़ती रहती है। ये करंट से आप लोग जो है ना अपडेट हो जाएगी, जब कहीं करंट अफेयर्स की पुस्तक पढ़िएगा तो उसमें देख लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 38, शॉक एब्जॉर्बर के रूप में किसे जाना जाता है जो संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर 10 किलोमीटर तक फैल सकता है? जैसे मान लो कोई संरक्षित क्षेत्र है, तो ये मान लो ये, तो इसके 10 किलोमीटर के चारों ओर तक फैल सकता है। क्या? सी ESZ, यानी पारिस्थितिक संवेदनशील जोन, इको सेंसिटिव जोन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि भारत में वन्य जीव अभयारण्यों की कुल संख्या अक्टूबर 2025 तक कितनी थी? 573। चलो अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40, निम्न से कौन सा पश्चिमी बिहार हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है? सुल्तानपुर, सलीम अली तो ही नहीं, कौंडिन्या भी नहीं है, घाना नहीं है, सुल्तानपुर पश्चिम बिहार लगा दे। 40 का सी, हाँ 40 का सी हो जाएगा। चलो अब देखो, संरक्षण आगार यानी कंजर्वेशन रिजर्व का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है संरक्षण आरक्षित प्रबंधन समिति, संरक्षण आधारित प्रबंधन समिति। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का पहला संरक्षण आगार कहाँ खोला गया था? क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का पहला संरक्षण आगार कहाँ खोला गया था? इसको ध्यान में रख लेना, संरक्षण आधारित प्रबंधन समिति ने खोला था। ठीक है, भारत का पहला संरक्षण आगार कहाँ खोला गया था? तो ये खोला गया था तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ये तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में, ए हो जाएगा। अब लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कि 43 के मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के तहत भारत के कौन से 2 स्थल शामिल हैं मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में? तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में कौन सा स्थल शामिल है? तो ये हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील। ठीक, यही है। अरे मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड ही होता है ना, तो आर्द्र भूमि वेटलैंड साइट है, जब वो खतरे में होती हैं तब उनको शामिल किया जाता है। यूनेस्को द्वारा मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम यानी मैप, यानी मैन एंड बायोस्फीयर
रिजर्व प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो पहली बात ये जानना है कि मैप कार्यक्रम को यूनेस्को ने शुरू किया था और वर्ष 1971 में शुरू किया था, इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन हमारा 44 हो गया है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, हाँ 45। लिखा भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैप प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है? तो हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब हो जाएगा क्वेश्चन 46। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? ये हो जाएगा सी, 18। ठीक, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत में कितने जैव विविधता विरासत स्थल हैं? बताओ, 47 का आंसर बताना है, कितने हैं? ये हो जाएगा ये 48। ठीक, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अनुसार जनवरी 2025 तक भारत में कितने जैव विविधता विरासत स्थल हैं? ये 48 हो जाएगा। अब देखो, समुद्रों का वर्षावन किसे कहते हैं? समुद्रों का वर्षावन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 49, प्रवाल भित्तियों को, आंसर नंबर सी। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ये, प्रवाल भित्तियों का निर्माण किसके द्वारा उत्सर्जित कैल्शियम कार्बोनेट से होता है? बताइए। जुजेंथली शैवाल, प्रवाल पॉलिप्स, समुद्री कवक, प्लैंकटन। तो इसमें ए और बी होगा। अब क्या प्रवाल पॉलिप्स से होता है या जुजेंथली शैवाल से होता है? इसमें हो जाएगा प्रवाल पॉलिप्स, आंसर बी। अब चलो क्वेश्चन नंबर ये, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो, तापमान वृद्धि 51 पर, तापमान वृद्धि के कारण प्रवाल से शैवाल का अलग होना क्या कहलाता है? अम्लीकरण, अनुकूलन, कोरल ब्लीचिंग, फ्रीजिंग, क्या कहलाता है तापमान वृद्धि के कारण? तो ये कहलाता है कोरल ब्लीचिंग, आंसर नंबर 1। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है कि वृत्ताकार दीप वाली प्रवाल, वृत्ताकार, ठीक, ऐसे वृत्ताकार जो द्वीप होते हैं आइलैंड वाली प्रवाल भित्ति को कहा जाता है? 52 का क्या होगा? बताओ, आंसर बताओ, 52 का क्या होगा? तो 52 का हो जाएगा सी, एटॉल। यानी वृत्ताकार द्वीप वाली प्रवाल भित्ति को एटॉल कहते हैं, इसको याद रखना। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है कि रामसर संधि, रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किस वर्ष और कहाँ संपन्न हुए थे? बताओ, 53 का क्या होगा? बताओ 53 का क्या होगा? ये हो जाएगा बी, 1971 ईरान में हुआ था। 1971 ईरान में हुआ था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। लिखा है 4 जून 2025 तक भारत के कुल कितने रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं? इसमें तो हो जाएगा 54 का तो सी हो जाएगा, लेकिन अभी क्या है ना, रिसेंट में अभी तक हम 99 हो चुके हैं। शेखा झील अलीगढ़ अभी लेटेस्ट हुआ है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? बताइए, इसको तो सभी बता देंगे 55 का कि ये सी है, तमिलनाडु में है। ठीक, 55 हो गया। अब हम लोग चलते हैं 56। 56 क्या है कि वर्ष 2025 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या है? तो इसका हो जाएगा बी, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमियों का संरक्षण, यही होगा आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 का क्या होगा? 57 का, भारत की पहली रामसर साइट 1981 कौन सी है? तो ये हो जाएगी भारत की पहली रामसर साइट 1981 में चिल्का झील है। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहना है कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम
किस वर्ष बनाया गया था? तो 1972 में बनाया गया था। अब चलो क्वेश्चन नंबर है 59। इनमें से कौन सी विधि स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आती है? तो इसमें आ जाएगा नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान, और जो चिड़ियाघर है, जू, जीन बैंक हो गया, वनस्पति उद्यान हो गया, ये सब किसके अंतर आएगी? जीन बैंक और चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान, ये सब एक्स-सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आएगा। कंजर्वेशन एक्स-सीटू मतलब कि वह स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 60 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा कि किस अधिनियम, देखो लिखा है किस अधिनियम के अंतर्गत पारिस्थितिक संवेदनशील जोन यानी इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाते हैं? तो हो जाएगा इसका आंसर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 161 पर। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर जैव विविधता का क्या अर्थ है? तो जैव विविधता का अर्थ क्या है? ये इसका अर्थ यही है, बी है, कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या। ठीक, यही है जैव विविधता। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 यानी 62 क्या कह रहे हैं? 62 कह रहे हैं जैव विविधता का संबंध किनसे है? जैव विविधता का संबंध किनसे है? केवल प्राणियों से? तो केवल लगा है, लेकिन तो इसमें हो जाएगा सी, पौधों, प्राणियों, सूक्ष्म जीवों से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 यानी 63 क्या है? देखो इसमें थोड़ा सा, जैव विविधता की खोज के संबंध में प्रतिवर्ष लगभग कितनी नई प्रजातियों की खोज होती है? तो प्रतिवर्ष लगभग 15,000 प्रजातियों की खोज होती है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 64। इसमें ये लिखा है कि जैव विविधता की प्रवणता के अनुसार, ये लिखा है जैव विविधता कहने मतलब ये है कि जैव विविधता ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आने पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब ध्रुवों से भूमध्य रेखा पर आने पर विविधता क्या होती है? तो बढ़ जाती विविधता। 64 का यही आंसर होगा, बढ़ती है। 64 का पी, बढ़ जाती है। चलो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65 पर। 65 देखो, पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई बढ़ने पर तापमान में कितनी कमी आती है? 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। ठीक, ये रूल भी है शुभ मंडल का। अब चलो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। विषुवत रेखीय वनों में चींटियों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? चींटियों की कह रही है 200 प्रजातियां पाई जाती हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है? तो सभी तो है, जनसंख्या वृद्धि भी है, तेल रिसाव, लेकिन मुख्य कारण क्या है? मेन रीजन क्या है? जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण आवासीय विनाश से संबंधित है। तो आवासीय विनाश जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण आवासीय विनाश से संबंधित आवास, तो हो जाएगा औद्योगिक विकास और सड़क निर्माण, ये हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? क्वेश्चन नंबर 68 है कि तेल रिसाव किस प्रकार के प्रदूषण का उदाहरण है जो जैव विविधता को प्रभावित करता है? तो तेल रिसाव समुद्र में होता है, टैंकर्स में समुद्र में आते हैं, उसमें तेल रिसता है, समुद्री प्रदूषण हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 क्या हो गया? 69 कांग्रेस घास, जिसे पार्थेनियम भी कहा जाता है। ठीक, कांग्रेस घास कह लो या पार्थेनियम, मतलब कांग्रेस घास भी पूछ सकता है और पार्थेनियम भी, कंफ्यूज नहीं होना है। जैव विविधता को खतरा पहुंचाने में किस प्रकार का
खतरा पहुंचाने वाले किस कारक का उदाहरण है? यानी ये कांग्रेस घास जो है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश। ठीक, कांग्रेस घास विदेशी प्रजाति है ना, गेहूं के साथ आया था। चलो, भारत विश्व के क्वेश्चन नंबर 70, भारत विश्व के कितना मेगा डाइवर्सिटी प्रदेशों में शामिल है? ठीक, 17 में शामिल है भारत मेगा डाइवर्सिटी प्रदेशों में। जैव विविधता के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा डी, 10वां स्थान। अब हो जाएगा ISFR 72 है, यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादन कितने प्रतिशत है? तो कुल वन और वृक्ष आच्छादन यानी दोनों, यानी फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों को कहा गया है, FC एंड TC। तो हो जाएगा 25.17%, सी 61% हो जाएगा। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 कि भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों कितने बायो जियोग्राफिकल जोन्स में बांटा गया है? बताओ। 10 में बायो जियोग्राफिक जोन्स में भारत को बांटा गया है। ठीक, चलते हैं। 73 हो गया, अब हम चलते हैं 74। देखो 74 क्या है क्वेश्चन नंबर, जंगली भेड़, बकरी और हिम लेपर्ड मुख्य रूप से किस जैव भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाते हैं? हम लोग जैव भौगोलिक 10 पाए जाते हैं भारत में। ठीक, बायो जियोग्राफिक जोन। तो इसमें अब जब मान लो कहीं भी कंफ्यूजन हो, अब इसमें आ गया हिम लेपर्ड, तो सीधी सी बात है, इतने ऑप्शन दिया है तो आप यहाँ पे लगा लेंगे ट्रांस हिमालय पर। अब चलो, जो क्वेश्चन नंबर है, गिर के शेर भारत के किस जैव भौगोलिक क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है? बताओ। गिर के शेर भारत के किस जैव भौगोलिक क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है? अर्ध शुष्क क्षेत्र की है, अर्ध शुष्क क्षेत्र की प्रजाति है। 75 का ए हो जाएगा। ये गुजरात में है ना, और इसमें क्या भारतीय मरुस्थल भी लगा सकते हैं। ठीक, पश्चिमी घाट, गंगा का मैदान, मतलब तो इसमें अर्ध शुष्क याद रखना है। अर्ध शुष्क क्षेत्र 76 लिखा है। 76 कि भारत का कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट है जहाँ नीलगिरी लंगूर पाए जाते हैं? बताओ। तो नीलगिरी लंगूर जो है, नाम से ही पता चल जाएगा कि नीलगिरी पश्चिम घाट में पाए जाते हैं, ये हॉट स्पॉट है। ठीक, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय। ठीक, चलो ड्यूगोंग 77 है। ड्यूगोंग यानी समुद्री गाय मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? क्या गंगा के मैदान में पाया जाता है ड्यूगोंग? नहीं। हिमालय क्षेत्र में नहीं, अर्धशुष्क में नहीं, तो क्या बचा? तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, कोस्टल रीजन में पाया जाता है, क्योंकि इसका संबंध समुद्रों से है। अब हो जाएगा 78, उत्तर पूर्व क्षेत्र में किन वनस्पतियों की प्रचुरता है अधिक है? बताओ। नॉर्थ ईस्ट में किन वनस्पतियों की प्रचुरता है, रिचनेस है? बांस और जैक फ्रूट की। ठीक, प्रवाल भित्तियों हो ही नहीं सकता, केवल देवदार नहीं हो सकता, कैक्टस कटीली झाड़ियाँ है तो मरुस्थल की है, तो बचा क्या? बांस और जैक फ्रूट की। ऐसे अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79, वह स्तनधारी जो अंडे देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो स्तनधारी जो अंडे देते हैं मैमल, उन्हें क्या जाता है? उन्हें कहा जाता है प्रोटोथीरिया। ये अच्छा क्वेश्चन है, प्रोटोथीरिया। वह स्तनधारी जो अंडे देते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 कि कंगारू और कोआला, ठीक, किस वर्ग के स्तनधारी हैं? अब ऐसा तो नहीं प्रोटोथीरिया लगा, तो नहीं,
ये मार्सुपियल्स के हैं। मार्सुपियल्स कौन? कंगारू और कोआला, मार्सुपियल्स के। अब चलो, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में आर्थ्रोपोडा यानी कीट केकड़े का हिस्सा कितना है? आर्थ्रोपोडा का हिस्सा कितना है बताओ? जीवों में 3/4 है। बताओ, 1/4 खाली बाकी रह गया जीवों में। यानी आर्थ्रोपोडा कीट केकड़े मकोड़े यही सब छोटे छोटे 3/4 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 82 है। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है कि हॉट स्पॉट शब्द सर्वप्रथम प्रयोग 1988 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रयोग किया गया था ए नॉर्मन मायर्स के द्वारा। चलो क्वेश्चन नंबर 82, वायु प्रदूषक वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक कौन माने जाते हैं? इंडिकेटर, एयर पोल्यूशन के अच्छे सूचक कौन माने जाते हैं? लाइकेन। ठीक, 88 हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर है 84, आईयूसीएन का मुख्यालय कहाँ है? आईयूसीएन का इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इस हो जाएगा ग्लैंड। याद रखना, ग्लैंड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ये देखो आ गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। ठीक, 85 क्या कह रहा था कि राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। ठीक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किस श्रेणी में है? ये हो जाएगा सीआर यानी अति संकटग्रस्त। ठीक, क्रिटिकली है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 86, 86 क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव ये कौन सा हो जाएगा? गंगा नदी का डॉल्फिन। अब क्वेश्चन नंबर 87 है कि लाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है? लाल पांडा बांस। ठीक, बम्बू। क्वेश्चन नंबर 88, पहाड़ों का भूत किस जीव को कहा जाता है? हिम तेंदुआ को कहा जाता है। बी, 88 का बी हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 89, ओलिव रिडले कछुए सामूहिक रूप से अंडे देने के लिए कहाँ आते हैं? ये आते हैं उड़ीसा में गहिर माथा पर। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 90 है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी? 1973 में। 90 का बी हो गया। अब हो गया कि क्वेश्चन नंबर 91, पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा के अनुसार वायु जल मृदा के गुणों में कैसा परिवर्तन अवांछनीय माना जाता है? भाई वायु है, जल है और मिट्टी है, उनके गुणों में अगर परिवर्तन हो गया अवांछनीय मतलब अनचाहा, जो हम नहीं चाहते हैं, तो क्या माना जाएगा? तो अवांछनीय माना जाता है। कैसा? भौतिक, रासायनिक, जैविक। ये हो जाएगा आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 92 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 92 है कि पारिस्थितिकी तंत्र के प्राकृतिक संतुलन में नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? अवघटक? नहीं, अवघटक तो क्या करते हैं? सब खा लेते हैं। उत्प्रेरक? नहीं। जैवविघटक? नहीं, जैवविघटक करते ही नहीं। इसमें कौन सा दिखाई पड़ा? प्रदूषक। बी। 93 क्या होगा? 93 में होगा उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषकों के वर्गीकरण में ज्वालामुखी को किस श्रेणी में रखा जाता है? मानव जनित है ज्वालामुखी, औद्योगिक है? नहीं, प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक श्रेणी में है। 93। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर है कि 94 है ये। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। अवस्था के आधार पर एरोसॉल किस प्रकार का प्रदूषक है? तो एरोसॉल ना
एरोसॉल ठोस है, सॉलिड पार्टिकल है, ठोस कणिकीय है। अब हम लोग चलते हैं 95। 95 क्या है? 95 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है? ठीक, द्वितीयक प्रदूषक का कौन सा? पैन, पैन है भैया ये। ठीक, ये CO कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड तो प्राथमिक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक हो जाते हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों से उनकी क्रिया के स्वरूप बनते हैं। चलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। 96 क्या है? वह प्रदूषक जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं, वो जाते हैं बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। जैव निम्नीकरणीय, यानी जैव निम्नीकरण यानी जीवों द्वारा इनका निम्नीकरण हो जाता है, मतलब ये खा पी लिए जाते हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा। ठीक, अब जैसे इसमें कोई सा भी जो कार्बनिक पदार्थ है उसको ये ख़त्म कर देंगे, लेकिन मान लीजिए प्लास्टिक हो गया ना जो अनिम्नीकरणीय, तो ये हज़ारों साल तक नहीं ख़त्म होगा। इसलिए और इसका पैन तो हो ही गया बी, द्वितीयक प्रदूषण का उदाहरण। और DDT जैसे जैव अनिम्नीकरणीय है। ठीक, हम लोगों ने पढ़ा भी था कुछ। औद्योगिक क्रांति से पूर्व कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 280 ppm थी, जो अब बढ़कर क्या हो गया है? 97 का, अब हो गया 400 ppm हो गया प्लस। ठीक, अब चलते हैं हम लोग 98। वायुमंडलीय उत्क्रमण यानी एटमॉस्फेरिक इन्वर्जन की स्थिति में क्या होता है? ठीक, बताओ। वायुमंडलीय उत्क्रमण इन्वर्जन की स्थिति में क्या होता है? इसमें होता है 98 में, बता रहे हैं कि ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु की परत बन जाती है। ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु की परत बन जाती है। 98। अब हो जाएगा 99। 99 क्या कहें? शहरी क्षेत्रों में अपने चारों ओर के क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक गर्म होना क्या कहलाता है? ये कहलाता है बी, उष्मा द्वीप यानी हीट आइलैंड। चलो ये देखो, हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन से लगभग 300 गुना अधिक किस गैस में होती है? तो ये भी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है, तो CO। आंसर नंबर डी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। अम्ल वर्षा हेतु उत्तरदायी सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक, H2SO4 बनाने के लिए कौन सी गैस जलवाष्प से मिलती है? बताओ कौन सी गैस मिलती है? तो मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। तब बनता है, जब क्रिया होता है सल्फर डाइऑक्साइड की नमी के साथ, तब बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 102। 102 क्या कह रहे हैं कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, ठीक, स्मोक प्लस फॉग का मुख्य घटक क्या है? बताओ। इसका हो जाएगा धरातलीय ओजोन, धरातलीय ओजोन, आंसर नंबर ए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 क्या है कि ताप विद्युत गृहों यानी जो कोयला से चलने वाले विद्युत गृह हैं, उनसे निकलने वाले फ्लाई ऐश में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? फ्लाई ऐश में, उसमें पाया जाता है एल्यूमिनियम सिलिकेट पाया जाता है फ्लाई ऐश में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है कि कणिकीय पदार्थ यानी पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का आकार कितने से कम होता है? बताओ। तो भाई इससे कम होता है, इससे आंसर नंबर हो जाएगा ये 2.5 हो जाएगा, 2.5। अब हो जाएगा कि 105, जल में ऑक्सीजन का स्तर कितने से कम होने पर उसे अत्यधिक प्रदूषित माना जाएगा? मतलब 4 पॉइंट ये
mg पर लीटर। अगर इससे कम हुआ तो प्रदूषित माना जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106। जल प्रदूषण मापन का सर्वाधिक बेहतर विकल्प किसे माना जाता है? बताओ, बीओडी, डीओ, किसे माना जाता है? तो ये माना जाएगा जो कुल कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण को मापता है। COD 106 का C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सुपोषण यानी यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया में जल में किन पोषक तत्वों की वृद्धि होती है? ठीक, यूट्रोफिकेशन यानी सुपोषण की प्रक्रिया में जल में किन पोषक तत्वों की वृद्धि होती है? हो जाएगा इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, ऑप्शन बी। अब 108 हो जाएगा कि पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो हो जाएगा पेयजल में यानी ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट अगर अधिक हो जाएगा तो उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक, नीला पड़ने लगता है। देखिए इटाई, मिनीमाटा, ये सब तो अलग चीज़ों से होता है, अलग अलग धातुओं से। चलो देखो 109 में आ गया कैडमियम है। कैडमियम प्रदूषण के कारण होने वाला रोग कौन सा? कैडमियम के कारण ये हो जाएगा इटाई होगा। ठीक, पारे के कारण यानी मरकरी के कारण मिनीमाटा होगा। अभी उसको पहले तुम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, किस क्वेश्चन पर चलते हैं? चलो ध्वनि, क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर की ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। चलो बी हो जाएगा। जल्दी जल्दी करते हैं। जैवोपचार की वह तकनीक जिसमें प्रदूषित मृदा तक कूप के माध्यम से नियंत्रित वायु पहुंचाई जाती है। प्रदूषित मृदा तक कूप के माध्यम से नियंत्रित वायु बायो वेटिंग कहलाता है। बायो वेटिंग, आंसर नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 112। ऑयल जैपर तकनीक में कितने बैक्टीरिया के संकाय का प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा 5। ऑयल जैपर में 5 का किया जाता है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में किस विषैली गैस का रिसाव होता? तो MIC का हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट। 113 का। अब 114 क्या है? इमारतों के क्षरण के लिए जिम्मेदार स्टोन कैंसर का क्या कारण है? बताओ। ये हो जाएगा अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा इमारतों के क्षरण के लिए एसिड रेन इसका कारण है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा? 115। 115 है कि मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलने वाली कौन सी गैस वेंटिलेशन की कमी के कारण फेफड़े के कैंसर का कारण बन सकती है? अगर मृदा से जैसे गैस निकलती है उसका नाम है रेडॉन। ठीक, लेकिन वेंटिलेशन अगर खिड़कियां नहीं है, वायु मतलब आ नहीं जा रही है, पास नहीं हो रही है, तो फेफड़े का कैंसर हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका गठन किया गया था जल रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत इसका गठन किया गया था। जल अधिनियम 1974 के तहत CPCB का गठन किया गया था। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 117। देखो 1987 में 1987 में किस अधिनियम में संशोधन किया गया और ध्वनि प्रदूषकों को शामिल किया गया? ठीक, इसमें वायु अधिनियम 1981
वायु अधिनियम 1981 में 1987 में अमेंडमेंट किया गया और ध्वनि प्रदूषकों को शामिल किया गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118 क्या कहता है कि राष्ट्रीय व्यापक वायु गुणवत्ता मापदंड, ठीक, ये NAAQS में कितने प्रमुख प्रदूषकों को शामिल किया जाता है? इसमें शामिल किया जाता है कितने? 118 का क्या आंसर हो जाएगा? 118 का आंसर हो जाएगा डी, इसमें 12 को शामिल किया जाता है। देखो, वायु गुणवत्ता की जांच करने वाली पहली मोबाइल ऐप सेवा सफ़र किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये IITM पुणे द्वारा किया जाता है। IITM पुणे द्वारा तैयार किया गया था कि सफ़र मोबाइल ऐप वायु गुणवत्ता की जांच के लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। भारत में क्वेश्चन नंबर 120, भारत में BS6 यानी भारत स्टेज 6 मानक किस तिथि से प्रभावी माना जाता है? तो ये माना जाता है प्रभावी 1 अप्रैल 2020 से। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA प्रक्रिया के माध्यम से किस नई परियोजना को शुरू करने से पहले किसी नई परियोजना EIA है ये हो जाएगा एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा ना कि किसी परियोजना को शुरू करने से पहले इसमें क्या अध्ययन किया जाता है? तो इसका अध्ययन ये किया जाता है कि प्रकृति पर पड़ने वाले अच्छे और बुरे प्रभाव। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या हो गया कि 122, भारत में पहली बार किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत EIA अधिसूचना जारी की गई थी? तो ये हो जाएगा आंसर नंबर सी 1994। EIA अधिसूचना 1994 में जारी की गई थी इस अधिनियम के तहत। चलो 122 हो गया। हम लोग चलते हैं 123। देखो, EIA प्रक्रिया का कौन सा चरण है? EIA प्रक्रिया का वह कौन सा चरण है जिसे सबसे कठिन और तकनीकी माना जाता है? तो इसमें हो जाएगा जांच यानी स्क्रीनिंग, बेसलाइन अध्ययन, प्रभावों की भविष्यवाणी, जन सुनवाई। 123 का कौन सा आंसर होगा? इसमें हो जाएगा प्रभावों की भविष्यवाणी, सी। ये EIA में ना पर्यावरण प्रभाव आकलन में सबसे कठिन चरण यही माना जाता है, प्रभावों की भविष्यवाणी करना। अब देखो वैश्विक, क्वेश्चन नंबर 124 से, वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम सबसे पहले किस देश ने पारित किया था? कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, न्यूजीलैंड ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने? किसने पारित किया था? तो 124 का कौन सा हो जाएगा? 124 का डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पारित किया था। अब लिखा है कि भारत में किस वर्ष के संशोधन के बाद EIA प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य कर दिया गया था? किस वर्ष के संशोधन के बाद, माने उसी पर संशोधन हुआ था कि उसके बाद ऑनलाइन प्रक्रिया आवेदन हो जाएगी, मतलब 2015 में। उसके बाद से ऑनलाइन आपको आवेदन करना पड़ेगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 126। EIA के अंतर्गत वायु पर्यावरण घटक के तहत कितनी परिधि में वायु गुणवत्ता का आकलन किया जाता है? ठीक, कि मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसका वायु की गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस जहाँ पे वो प्रोजेक्ट है उसके कितनी परिधि में वायु गुणवत्ता का आकलन किया जाता है? तो इसको बताइए। ये हो जाएगा 126 का क्या, 7 से 10 किलोमीटर तक, सी। जो क्वेश्चन नंबर 27, भारत में वर्तमान में कितनी श्रेणियों की विकास परियोजनाओं हेतु EIA अनिवार्य है, जिनमें निवेश
यानी इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ से अधिक है। कितनी श्रेणियों की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में EIA अनिवार्य है जिनमें निवेश 50 करोड़ से अधिक है? तो क्वेश्चन नंबर 127 का कौन सा होगा? सोचिए बताइए कौन सा होगा। ये हो जाएगा बी, 29 श्रेणियों में। 29 श्रेणियों में। देखो क्वेश्चन नंबर 128, EIA प्रक्रिया के दौरान समन यानी मिटिगेशन के बाद कौन सी योजना तैयार की जाती है? मिटिगेशन के बाद कौन सी योजना तैयार की जाती है? 128 से कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा EMP यानी एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। ये हो जाएगा सी, पर्यावरण प्रबंधन योजना। समन के बाद यही होता है EMP, यानी समन EMP से पहले होगा। 129, भारत में किस वर्ष जन सुनवाई यानी पब्लिक हियरिंग को प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया? किस वर्ष बनाया गया? 129 का बताइए। ये हो जाएगा 1997, 1997 हो जाएगा। अब जाएगा क्वेश्चन नंबर 130, EIA का वह चरण कौन सा है जिसमें यह तय किया जाता है कि परियोजना को EIA की आवश्यकता है या नहीं है? स्क्रीनिंग में किया जाता है। बताइए 130 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्क्रीनिंग में, जांच में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131 क्या है कि राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने किस वर्ष नेपा पर हस्ताक्षर किए थे? अभी हम लोग नेपा पहले थे, नेपा भी हम लोगों ने कि USA ने सबसे पहले राष्ट्रीय पर्यावरण प्रोग्राम ये कानून लागू किया गया था अभी ये। तो रिचर्ड निक्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने किस वर्ष नेपा पर हस्ताक्षर किया था ये कह रहे हैं वो। 131 का ये हो जाएगा 1970 में उन्होंने किया था, बी। 170 का बी। अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 170, जोखिम आकलन यानी रिस्क असेसमेंट घटक के अंतर्गत मुख्य रूप से किन आपदाओं का प्रबंधन किया जाता है? रिस्क असेसमेंट घटक के अंतर्गत मुख्य रूप से किन आपदाओं का प्रबंधन किया जाता है? कुपोषण, बीमारी, बेरोजगारी, मंदी, ये तो हो ही नहीं सकता। आग, विस्फोट, लीकेज, मिजा पर्दन। 132 का क्या होगा? 132 का हो जाएगा सी, आग, विस्फोट, लीकेज। चलो हम लोग चलते हैं 133। 133 है कि भारत में नदी घाटी परियोजनाओं के पर्यावरणीय परीक्षण के साथ EIA की शुरुआत कब हुई? नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं उनके पर्यावरण परीक्षण के साथ EIA की शुरुआत कब हुई थी? 133 को हमें बताना है। तो ये हो जाएगा 1976-77 में, 1976-77। अब देखते हैं हमारा क्या अगला क्वेश्चन है 134, EIA रिपोर्ट के सामाजिक आर्थिक घटक में किसका अध्ययन किया जाता है? जलीय जंतु की गणना की जाती है, जनांकीय आंकड़े एवं ऐतिहासिक स्थल। 134 का बी हो सकता है, बताओ। हाँ 134 का बी होगा, जनांकीय आंकड़े और ऐतिहासिक स्थल। इस सामाजिक आर्थिक घटक में शामिल किया जाता है EIA की रिपोर्ट में। 134 हो गया। तो हम लोग चलते हैं 135। 135 है कि 2015 के संशोधन के अनुसार पर्यावरण मंजूरी इसी की वैधता को 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? क्या 10 वर्ष कर दिया गया है? 135 का क्या होगा? अब 7 वर्ष कर दिया गया, डी। पर्यावरण ये वैधता को जब संशोधन हुआ 2015 में तो उसमें 7 वर्ष कर दिया गया 5 वर्ष से बढ़ाकर, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 136 क्या है कि पृथ्वी के औसत तापमान और मौसम के पैटर्न में
होने वाले दीर्घकालिक बदलाव को क्या कहा जाता है? जलवायु परिवर्तन। 136 का बी क्लाइमेट चेंज। 136 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक, अब हो जाएगा, हम लोग को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। 137 क्या है? कि जलवायु परिवर्तन के जैविक संकेतकों में किसे शामिल किया जाता है? एक सेकंड। अब इसमें तो बहुत साधारण बात है कि किसी हिमयुगों का परिवर्तन देखा जाता है, या ऐतिहासिक क्या देखा जाता है? हिमयुगों का देखा जाता है, या ऐतिहासिक बाढ़ के रिकॉर्ड देखा जाता है, या ट्री रिंग देखा जाता है, या कोयला अवसादी निक्षेप देखा जाता है, या इनमें से कोई नहीं होगा 137 का। तो इसमें देखा जाता है सी वृक्ष के तने के वलय, ट्री रिंग्स। जलवायु परिवर्तन के जैविक संकेतकों में किसे शामिल किया जाता है? ठीक, अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 137 हो गया। आपको होगा क्वेश्चन नंबर 138। 138 है पूरा चुंबकत्व एवं सागर नितल प्रसरण जलवायु परिवर्तन की किस श्रेणी के संकेतक हैं? ये 138 का क्या ये हो सकता है? हाँ, ये हो जाएगा विवर्तनिक संकेतक। ठीक, विवर्तनिक संकेतक हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139। 139 है कि हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस गैस की अनुपस्थिति में पृथ्वी का औसत तापमान कितना गिर सकता है? ये हो जाएगा सी हो सकता है। हाँ, सी हो जाएगा -15 डिग्री से -20 डिग्री सेल्सियस तक। देखो, वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की भागीदारी लगभग कितनी है? ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की भागीदारी लगभग कितनी है? 140 का कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा 60%, यानी सबसे अधिक है 140 का सी। अब देखो 141 चलते हैं। ग्रीन हाउस गैस GHG के मामले में 100 वर्ष के पैमाने पर मीथेन यानी कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कितनी अधिक शक्तिशाली गैस है? मीथेन। 141 का हम लोग देखते हैं क्या होगा। 10 गुना, 28 गुना, 60 गुना, 23,500 गुना। 141 का कौन सा हो जाएगा? 28 गुना अधिक। इसका आंसर हो जाएगा हाँ, इसका हो जाएगा 28 गुना। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर